हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आइए देख लेते हैं हिंदी मीडियम का ये क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, अभ्यास का क्वेश्चन आंसर पर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, जिसमें है जोसेफे मैत्सिनी, काउंट कैमिलो दे काबूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जोसेफे मैत्सिनी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। ओके, हाँ। तो ये क्या थे, तो वह इटली का एक क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कार कर दिया गया। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिक ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है काउंट कैमिलो दे काबूर। तो आइए यह कौन थे इसके बारे में जानते हैं। काउंट कैमिलो दे काबूर इटली में मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर न तो वे क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर एमुनल ने उसे 1852 को सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षणिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पिडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उपदेशों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिसके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद ने विक्टर एमुअल को इटली का सम्राट घोषित किया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आती हुआ थी यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो ये क्या थी, आइए इसके बारे में जानते हैं। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रही यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों को भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवि और कलाकारों ने यूनान की यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा किया और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुदिनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ओके, इसके बाद आती है फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रजा के राजा फ्रेडरिक विलहेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्हें अस्वीकार कर उन राजाओं के साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे।
इस प्रकार यहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांगे का विरोध किया, जिससे वे उसका समर्थन खो बैठे। अंत में पेशे के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गई, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। पर्सा के सैनिक ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई। ओके, इसके बाद क्या है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली का चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे, जिसमें सबसे पहला है पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिससे पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तीसरा, ये स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा, नई स्तुतियाँ रची गई, सपेटें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ओके, पाँचवा, एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई, जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। छठा, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। सातवां, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वहाँ राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मेडिऑन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो इसका आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इसमें मेडिऑन और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध है। मेडिऑन यह लोकप्रिय ईसाई नाम है। अंततः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मेडिऑन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और उससे अपनी तादात्म्य यानी तालमेल स्थापित कर सके। मेडिऑन की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। ओके, जर्मेनिया क्या है आइए इसे जानते हैं। जर्मेनिया यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चारसूस अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। उससे हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी वह यह लिखा हुआ था कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला चरण है, जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा, संसदीय व्यवस्था का स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा, जर्मन लोगों ने 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान अधिक है। चौथा, उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिससे वे सफल भी हुए। पाँचवा, इस प्रक्रिया में प्रजा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया।
छठा क्या है, आइए देख लेते हैं। छठा है, परसा के इस राष्ट्रीयकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। सातवां, इस प्रक्रिया के जनक परसा ने प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। इसमें उन्हें परसा की सेना और नौकरशाही की मदद की। आठवां, इस प्रक्रिया में परसा ने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। नौवां, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वारसाई में परसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। एवं 10वां है, वर्साई के महल और शीश महल हॉल और मिरर में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क के जर्मनी सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। ओके। 11वां है, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। 12वां, इस प्रक्रिया में परसा राज्य एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। इसका आंसर हो जाएगा, नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहां उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। उसके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला है, प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। दूसरा, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के भेद को खत्म किया गया। तीसरा, 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चौथा, समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। पाँचवां, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन की प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। छठा, सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। सातवां, शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। आठवां, आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। एवं 9वां है, आर्थिक क्या है, उसने दंड विधान को कठोर बनाया और जूरी परसा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। 10वां, शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। 11वां, कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया। इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूर और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी को चखा। ओके। नेक्स्ट आती है, आओ चर्चा करें में। पहला क्वेश्चन है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, उदारवादियों की 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई थी जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति में लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए, जिसमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार से हैं। तो कुछ राजनीतिक परिवर्तन को पहले हम देखते हैं। तो राजनीतिक परिवर्तन में पहला परिवर्तन है, राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। दूसरा, सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधित्व सभाओं के निर्माण का प्रयास आरंभ हुए। तीसरा, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हैंगलियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा। चौथा, उदारवादियों ने ऐसे राज्यों के निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसी संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। पाँचवां, महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। ओके। सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या हुए, तो पहला था, महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिए जाने लगा और उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखे जाने लगा। दूसरा, कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्र जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हो गई। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या कुछ परिवर्तन हुए, तो मजदूर और कारीगरों ने भी अपनी मांगे के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। दूसरा, भूदासता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया। तीसरा,
बाजारों की मुक्ति, चीज़ों और पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग पर जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति का मार्ग खुले। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। तो राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि को जितना योगदान रहा उतना ही योगदान संस्कृतियों का भी रहा। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रेडरिक सॉल्यू का यूटोपिया। 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सॉल्यू के 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य या समाज यूटोपिया को दर्शाया। इस चित्रों में सभी स्त्री, पुरुष और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया, जिनके हाथों में मशाल व मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसमें उसकी पोशाक को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई। तिरंगे, झंडे, भाषा व राष्ट्रगान द्वारा ही राष्ट्र राज्य के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया गया। दूसरा, कार्ल कैप्स फिट्स का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन के चित्रकार कार्ल कैप्स पर फिट्स ने स्वतंत्रता के वृक्ष रोपण करते हुए एक चित्र बनाया। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को जेवे ब्रेकर राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफ़ेद व लाल पोशाक में दिखाया गया, जो वहां के नागरिक का दमन कर रहे थे, जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे थे, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे थे और किसी को घुटने के बल बैठाकर मजबूर कर रहे थे। अतः शोषित द्वारा जो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया, उन पर एक तख्ती लगी जिस पर जर्मन लिखा हुआ, हमें आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग्य था, क्योंकि वे कहते थे कि वे जहां जाते हैं वहां राजतंत्र का अंत करके नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी वे मुक्तिदाता हैं। ओके। तीसरा है यूजीन डेलाकोवा की द मसेकर एट किओस। फ्रांस के रोमानिवादी चित्रकार डेलाकोवा ने एक चित्र बनाया था। इसमें उस घटना को चित्रित किया गया जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। इसे कियोस द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं व बच्चों को पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया, जिसमें तल की चटकीले रंगों से रंगा गया ताकि देखने वालों की भाषाएं जागृत हो और उसके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। 3 है, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के लगभग पूरे यूरोप का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें बेल्जियम व पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिसका आधार यूरोपीय सरकारों की यह रूढ़िवादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार बने रहने चाहिए। इसका बेल्जियम और पोलैंड ने विरोध किया, अपने को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इसका निर्माण इस प्रकार से हुआ। आइए देख लेते हैं कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम को। ओके, बेल्जियम क्या था, तो आइए इसे हम देख लेते हैं। वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहां हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट। हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने के लिए राजाज्ञा जारी की। इसका बेल्जियम वासियों को कड़ा विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया और जिस कारण हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा। बाद में
यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम है। दूसरा, पोलैंड। वियना संधि के द्वारा ही पोलैंड को 2 भागों में बांटा गया और इनका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया, परंतु वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 ईस्वी में पोलैंड में वार्ना में क्रांति आरंभ हुई, जिसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिससे में वो सफलता मिली।